हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। कभी आपने सोचा है कि हम लोग इंग्लिश या हिंदी को पढ़ पाते हैं? उसका रीज़न क्या है? कोई और लैंग्वेज जो हमारे लिए नॉन नहीं है, उसको हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? स्क्रिप्ट, जी हाँ, स्क्रिप्ट है वो चीज़ जिसकी वजह से हम किसी लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मतलब किसी लैंग्वेज को लिखने का तरीका। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। वो अभी भी हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है। आज का एडिटोरियल इसी के ऊपर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ताकि हमको एडिटोरियल इजीली समझ में आ सके। देन एडिटोरियल एनालिसिस, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ वेरियस एमसीक्यूज बेस्ड ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में हम लोग कर लेंगे वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे सारे वर्ड्स इसी क्लास में याद हो जाएं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको मिस ना करें। और राइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। तो आज का पहला वर्ड है डिसाइफर। इसका मतलब होता है टू डिकोड और मेक सेंस ऑफ समथिंग दैट इज अनक्लियर और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी चीज को समझना या सुलझाना जो अस्पष्ट या जटिल हो, उसको सुलझाने को, डिकोड करने को बोलते हैं डिसाइफर करना। ये एक वर्ब होती है और इसका सेंटेंस यूज देखते हैं। The detective worked tirelessly to decipher the cryptic message left by the thief. डिटेक्टिव होता है जासूस। जासूस ने क्या करा है? बिना थके वर्क किया है, काफ़ी एफर्टलेस एफर्ट डालने के बाद उसने वर्क किया है। टू डिसाइफर, डिकोड करने के लिए, क्रिप्टिक मैसेज जो चोर ने छोड़ दिया था, चोर ने कोई मैसेज छोड़ दिया था, उसको डिसाइफर करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको सुलझाने के लिए डिटेक्टिव ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है। डिकोड करना, इंटरप्रेट करना, सोल्व करना या ट्रांसलेट करना, ये चार इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप किसी चीज़ को सोल्व कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूज हो गए हैं, ऑब्सक्योर हो गए हैं, मिस इंटरप्रेट हो गया, गलत आपने उसका मतलब निकाल लिया। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है क्लाउडेड। क्लाउडेड, ये अब इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं। कवर्ड और ऑब्सक्योर्ड, ऑफन इन रेफरेंस टू समथिंग अनक्लियर और अनसर्टेन। मतलब कि ढका हुआ है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है। क्लाउडेड हो गया है मतलब वो क्लियर नहीं रहा। आप चीज़ें देखो, बादल छा जाते हैं तो हमको क्लियर नहीं दिखाई देता आसमान में कुछ भी, तो उसी से यहाँ पर मीनिंग आता है क्लाउडेड। ये एक एडजेक्टिव होता है। सेंटेंस यूज देखते हैं। हिज थॉट्स वर क्लाउडेड बाय डाउट एंड कन्फ्यूजन। उसकी जो थॉट्स है ना, वो क्लाउड हो गई, मतलब घिर गई। किस चीज़ से? डाउट से और कन्फ्यूजन से। घिर जाने को बोलते हैं। ऑब्सक्योर्ड हो जाना, ब्लर्ड हो जाना, ब्लर्ड अनक्लियर है कोई चीज़, कन्फ्यूज्ड है, ये चार इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ अस्पष्ट है, ढकी हुई है, क्लियर नहीं हो पा रही है, लेकिन दूसरी तरफ है क्लियर, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनियम हो जाएगा क्लियर। ऑब्वियस होना, कोई चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है, साफ है, बिल्कुल पता है। ट्रांसपेरेंट, आप उसको आर पार देख सकते हो कोई चीज़, तो क्लाउडेड उसका एंटोनियम हो जाएंगे ये तीन, क्लियर, ऑब्वियस और ट्रांसपेरेंट। अगला वर्ड है रिवाइव। ये वर्ड रोज आता है, रोज मैं इसको बताता हूँ, शायद आपको याद भी हो गया होगा। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, लाइफ में दोबारा से वापस लाना, कॉन्शियसनेस में लाना, या फिर किसी एक्टिविटी को दोबारा से शुरू करना। जीवन या गतिविधि में पुनः जीवन लाना, पुनर्जीवन करना, रिस्टोर करना किसी चीज़ को, ये एक वर्ब होती है। और सेंटेंस में इसका यूज देखते हैं। द डॉक्टर मैनेज्ड टू रिवाइव द पेशेंट आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। डॉक्टर ने क्या करा है? मैनेज करा है। रिवाइव करना मतलब दोबारा से उसको जीवन में लाना, पेशेंट को, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। कोई पेशेंट है, काफ़ी लंबे समय से वह बेहोश था, अनकॉन्शियस था, अब डॉक्टर ने उसको क्या कर दिया है? रिवाइव कर दिया है, दोबारा से उसको होश में ले आया है। सिनोनिम्स देखते हैं। रेससिटेट, रेससिटेट इसका हो जाता है रिजोविनेट, रिजोविनेट करना, दोबारा से उसको जीवन में लाना, रिस्टोर करना या रिवाइव करना, ये चार इसके सिनोनिम्स हो जाए। रिवाइव तो खुद ही वर्ड है, इसको सिनोनिम में मत गिनिए। अच्छा, एक तरफ तो आप किसी को दोबारा से जीवन में ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हैं उसको किल, मारना, तो ये इसका एंटोनियम, इसका उल्टा हो जाएगा। किल करना, एक्सटिंग्विश करना, ड्रेन करना, है ना, जीवन उसको वीकन करना, कमज़ोर करना। रिवाइव कर रहे हैं तो उसको आप ताकत दे रहे हैं, ठीक है, उसको दोबारा से जीवन दे रहे हैं, लेकिन उसको वीकन करना, किल करना, ड्रेन करना, तो ये इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है सेंटेनरी। सेंटेनरी होता है 100th एनिवर्सरी ऑफ एन इवेंट। किसी भी कोई इवेंट हुआ है, उसकी 100 साल पूरे हो गए हैं, एक सेंचुरी पूरी हो गई है, उसको बोलते हैं 100वीं वर्षगांठ को सेंटेनरी। नाउन होता है ये। द सेंटेनरी ऑफ द टाउन्स फाउंडिंग वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर। जो कोई शहर है, कोई टाउन है, कस्बा है, उसको फाउंड करा गया, मतलब कब उसको बनाया गया था, तो उसकी क्या है? सेंटेनरी है, 100 साल हो गए हैं किसी कस्बे को बने हुए, तो उस
कस्बे की क्या है, सेंटेनरी है, 100वीं वर्षगांठ है, सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर, उसको काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। इसका सिनोनिम देखते हैं, सेंटेनियल या फिर 100th सेंचुरी। एंटोनियम इसका कुछ नहीं होता, जरूरी थोड़ी ना हर चीज़ का उल्टा होता ही होगा। अब 100 साल का आप उल्टा क्या करेंगे, एक दिन थोड़ी ना कर लेंगे, तो ये इसका कोई एंटोनियम नहीं है। आगे देखते हैं, मैसिव। मैसिव का मतलब होता है वेरी लार्ज, हैवी और सॉलिड, बहुत बड़ा या बहुत भारी, उसको बोलते हैं मैसिव। ये एक एडजेक्टिव होता है। द मैसिव स्टैचू स्टूड प्राउडली इन द सेंटर ऑफ द पार्क। मैसिव मतलब काफ़ी बड़ी स्टैचू है, मूर्ति है, वो कहाँ पर स्टूड है, कहाँ पर खड़ी हुई है, प्राउडली इन द सेंटर ऑफ द पार्क, ये पार्क के बिल्कुल सेंटर में खड़ी हुई है। देखो एडजेक्टिव है तो नाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, स्टैचू होती है अपने आप में एक नाउन, नाउन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैसिव, तो ये है एक एडजेक्टिव। तो इसका सिनोनिम देखते हैं आगे, इनॉर्मस काफ़ी बड़ा, ह्यूज, जाइजेंटिक और कोलोसल, ये चार इसके इंपॉर्टेंट वो हैं सिनोनिम्स हैं। ये जो दो है ना, जाइजेंटिक और कोलोसल, ये काफ़ी बढ़िया, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। अच्छा, इसका एक तरफ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी भारी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ है स्मॉल, बहुत छोटा सा है, टाइनी है, माइन्यूट है और स्लाइट है ना। तो ये चार इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है ड्राइंग्स, राइटिंग्स या फिर मार्किंग्स मेड ऑन पब्लिक सर्फेसिस ऑफन इलीगली। इलीगली तरीके से अगर कोई ड्राइंग, राइटिंग वगैरह बनाई हुई है तो उसको बोलते हैं ग्राफिटी। सार्वजनिक स्थलों पर की गई चित्रकारी या लेखन, नाउन होता है ये। द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग वर कवर्ड इन वाइब्रेंट ग्राफिटी। जो ओल्ड बिल्डिंग की जो वॉल्स हैं वो कवर हैं, उनके ऊपर क्या है, काफ़ी वाइब्रेंट ग्राफिटी बनी हुई हैं, काफ़ी इस तरह की ड्राइंग या पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ लेख लिखे हुए हैं। स्ट्रीट आर्ट को बोलते हैं, सिनोनिम हो जाता है इसका स्ट्रीट आर्ट, म्यूरल्स और टैक्स, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी दीवार वगैरह पर लिखी हुई हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, क्लीनलीनेस है, सफाई है, ऑर्डरलीनेस है, वहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसके दो एंटोनियम्स हो जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब होता है टू राइट और कार्व वर्ड्स और सिंबल्स ऑन समथिंग। आप किसी चीज़ पर कुछ लिखते हैं, पत्थर पर लिख दिया, दीवार पर लिख दिया, है ना, या पेड़ पर लिख दिया, तो उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। कुछ पर शब्द या प्रतीक लिखना या खुदवाना, है ना। इंस्क्राइब मतलब वैसे तो खुदवाना इसका हिंदी में सही वर्ड होगा इसके लिए, ये एक वर्ब होती है। अच्छा, इसका सेंटेंस यूज देखते हैं, द आर्टिस्ट इंस्क्राइब हिज नेम एट द बॉटम ऑफ द पेंटिंग। आर्टिस्ट ने क्या करा, इंस्क्राइब करा है, खुदवा दिया है, नाम लिखवा दिया है, और कहाँ पर लिखवा दिया अपना नाम, बॉटम ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग के बिल्कुल नीचे, तो वहाँ पर उसने अपना नाम लिखवा दिया है आर्टिस्ट ने। इंस्क्राइब मतलब खुदवाना, लिया है लिखवाना। एनग्रेव करना, कार्व करना, एच करना या फिर राइट करना, ये चार इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप लिखवा रहे हो, नाम लिखवा रहे हो, खुदवा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो इरेज, तो इसका उल्टा एंटोनिम्स हो जाएगा इरेज करना, डिलीट करना या फिर रिमूव, हटा देना। नेक्स्ट, अगला वर्ड है पोस्टसर्ट्स। पोस्टसर्ट्स का क्या मतलब होता है भाई, फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रोकन पोएट्री। कोई पुरानी पोट्री है ना, मटकी है कोई, या फिर पोट्री वैसे तो मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं, तो ये मिट्टी का कोई बर्तन है, वो टूटा हुआ है और उसके जो टुकड़े हैं उनको बोलते हैं पोटसर्ट्स। पोटसर्ट्स, है ना, पोट मतलब मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं पोटसर्ट्स, मतलब टुकड़े हैं उसके, पोटसर्ट्स नाउन होता है ये। आर्कोलॉजिस्ट फाउंड पोटसर्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। आर्कोलॉजिस्ट जो खुदाई वगैरह, जो एंशिएंट चीज़ों को जो अंदर से निकलती है एक्सकेवेशन के बाद, उसको स्टडी करते हैं, तो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, उनको क्या मिला है, पोस्टसर्ट्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, खुदाई के दौरान। पोट्री फ्रेगमेंट्स, शार्ट्स, ब्रोकन पोट्री, ये तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। होल पोट्री अगर कोई पूरा बर्तन है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, एक तरफ तो टूटा हुआ है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, होल पोट्री है, पूरा ही वहाँ पर बर्तन है, तो ये हो गया। अगला वर्ड है रिडल। रिडल का मतलब क्या होता है भाई, अ क्वेश्चन और पजल दैट रिक्वायर्स थॉट एंड इंजेन्युइटी टू सोल्व। एक ऐसा क्वेश्चन है, एक ऐसा पजल है जिसको हम सोचने के लिए मजबूर हैं और वो हमसे सुलझ नहीं रहा, आसानी से वह सुलझ नहीं रहा, उसमें काफ़ी ज़्यादा थॉट लगती हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजेन्युइटी की ज़रूरत होती है। एक ऐसा सवाल या पहेली जिसे हल करने के लिए सोच और चतुराई की आवश्यकता होती है, ये एक नाउन होता है रिडल। द ओल्ड मैन आस्क्ड द चिल्ड्रन अ रिडल टू टेस्ट देयर इंटेलिजेंस। ज़्यादातर क्या होता था पहले ना, जो हमारे दादा वगैरह लोग होते थे वो हमसे कोई सवाल पूछ लेते थे, पहेली पूछ लेते थे, और जिसका हमको पहेली की एक खासियत थी कि पूछने वाले को ही उसका जवाब पता होता था, तो वो हमको बेवकूफ़ बनाते थे, हमको फील कराते थे कि भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो वो पूछ लेते थे पहेली।
तो ये सेंटेंस में ये कह रहा है, द ओल्ड मैन आस्क्ड द चिल्ड्रन, पुराने बूढ़े आदमी ने क्या करा है, बच्चों से पूछा है एक रिडल, एक पहेली पूछ ली है, टू टेस्ट देयर इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। पजल, पजल होता है, एनिग्मा बोल सकते हैं उसको, मिस्ट्री या फिर कनंड्रम। ये कनंड्रम बहुत अच्छा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी अच्छा इसका सिनोनिम है कनंड्रम। तो ये 4 सिनोनिम्स हो गए। अच्छा, एक तरफ तो आप सवाल पूछ रहे हो, पहेली पूछ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आंसर दे रहे हो, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सिनोनिम, आंसर, सॉल्यूशन या फिर क्लैरिटी। आंसर है भाई किसी चीज़ का, तो एक तरफ रिडल है, पहेली है, दूसरी तरफ है उसका आंसर, आंसर है, सॉल्यूशन है या फिर क्लैरिटी है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है डोमेन। डोमेन होता है एक एरिया ऑफ नॉलेज, नॉलेज का कोई एक एरिया है, एक्टिविटी का कोई एरिया है, या फिर किसी इन्फ्लुएंस का कोई एरिया है, ज्ञान, गतिविधि या प्रभाव का कोई एक क्षेत्र है। बेसिकली आप याद रखिए कि एरिया को बोलते हैं, किसी भी चीज़ का कोई एरिया है उसको बोलते हैं डोमेन। ये एक नाउन होता है। द साइंटिस्ट वर्कड इन द डोमेन ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइंटिस्ट किस डोमेन में काम करते हैं, किस क्षेत्र में काम करते हैं, बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स के, दोनों के इनके क्षेत्र में काम करता है साइंटिस्ट। फील्ड, फील्ड को बोल सकते हैं, एरिया को बोल सकते हैं, रियल्म या फिर टेरिटरी। ये 4 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। भाई फील्ड हो गया किसी का, कि भाई इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस डोमेन में काम कर रहे हैं, ये एरिया है, ये रियल्म है, या फिर ये टेरिटरी है, उसको डोमेन बोल देते हैं। अच्छा, इसका कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा है, तो एंटोनियम इसका कोई नहीं मिल रहा है, इसको रहने दीजिए। लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड क्या होता है भाई, द प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ के होने की संभावना है, तो वह होता है उसका लाइक्लीहुड, तो इसको नाउन बोलते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ रेन टुमारो इज़ वेरी हाई, जो लाइक्लीहुड है ना, जो संभावना है रेन होने की, बारिश होने की कल, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो लाइक्लीहुड मतलब संभावना होना, प्रोबेबिलिटी चांस होना, पॉसिबिलिटी होना या फिर ओड्स होना, तो ये इसके 4 सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो किसी चीज़ की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि भाई ये चीज़ होगी, लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉसिबिलिटी है, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनियम हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी, नहीं हो पाएगा, कोई काम पॉसिबल नहीं है। अनलाइकलीहुड है, लाइकलीहुड उल्टा हो गया अनलाइकलीहुड। इम्प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी है लेकिन उसकी उल्टा इम्प्रोबेबिलिटी है कि भाई नहीं होगी कोई चीज़। अगला वर्ड है अनरावेल। अनरावेल इसका मतलब क्या होता है भाई, टू सोल्व और अनटेंगल समथिंग कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग, किसी एक ऐसी चीज़ है, कोई जटिल या उलझी हुई चीज़ है, उसको सुलझाने को बोलते हैं अनरावेल करना। वर्ब होती है ये अपने आप में एक। सेंटेंस यूज देखते हैं, डिटेक्टिव वर्कड हार्ड टू अनरावेल द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग नेकलेस। डिटेक्टिव ने क्या काम करा है, वर्क हार्ड करा है अनरावल करने के लिए, सुलझाने के लिए किस चीज़ को, मिस्ट्री। मिस्ट्री होती है क्या, मिस्ट्री होती है एक गुत्थी बोल सकते हो आप, या फिर कोई रहस्य, इसको बोलते हैं मिस्ट्री। जो मिसिंग, कोई नेकलेस मिस हो गया था, उसको सुलझाने के लिए डिटेक्टिव लग गया और उसने क्या काम करा, काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करा अनरावल करने के लिए, सुलझाने के लिए उस गुत्थी को, उस समस्या को, उस केस को। सॉल्व करना, अनटेंगल करना, डिसाइफर करना और क्लैरिफाई करना। देखो स्टार्टिंग में आया था डिसाइफर वर्ड, तो वो इसी का सिनोनियम है, उसका मतलब भी होता है चीज़ों को सुलझाना, अनरेवल या फिर डिसाइफर। तो 4 इसके बड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ सुलझाई जा रही है, उसको सॉल्व करा जा रहा है, अनटेंगल करा जा रहा है, क्लैरिफाई करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कंफ्यूज कर दिया, वो चीज़ कंफ्यूजन में डाल रही है, नहीं हो रही है, तो ये इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट या फिर एंटेंगल। अनटेंगल करना सिनोनियम हो जाता है, एंटेंगल करना इसका एंटोनियम्स हो जाता है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है मिस्ट्री। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। कोई एक ऐसी चीज़ है भाई जो बहुत मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है समझने में या फिर बताने में, कुछ ऐसा जो समझना या व्याख्या करना मुश्किल हो, नाउन होती है। द डिसअपियरेंस ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन रिमेन्स अ मिस्ट्री टू हिस्टोरियन। जो डिसअपियरेंस हो गया ना, जो गायब होगी ना पुरानी सभ्यताएं, एंशियंट सिविलाइजेशन, वो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, आज भी एक ऐसी गुत्थी बनी हुई है जो हिस्टोरियंस नहीं सोल्व कर पा रहे हैं उसको। ठीक है, एनिग्मा होता है इसका सिनोनियम, पजल, रिडल या फिर सीक्रेट। तो मिस्ट्री का मतलब रिडल भी हो जाएगा, पहली वो भी नहीं सुलझती, वैसे ही ये मिस्ट्री है। तो ये 4 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भाई मिस्ट्री है, समझ में नहीं आ रही कोई भी चीज़ की कैसी है, समस्या उसको समझना मुश्किल हो गया है, उसकी व्याख्या करना, उसको बताना मुश्किल है, लेकिन एक तरफ क्लैरिटी एकदम क्लियर है, बता सकते हैं, आराम से समझ में आ रहा है, सर्टेनिटी है किसी चीज़ की, सोल्यूशन है किसी चीज़ का। तो ये 3 इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो ये हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पार्ट पर, और आज का टॉपिक है स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट को पढ़ने का जो एक स्किल होती है उसको बताया है।
ऑन डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसाइफर करना, उसको सोल्व करना, उसको पढ़ना, उसके ऊपर बेस्ड है। द डिसाइफरिंग ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट शुड नॉट बी क्लाउडेड बाय पॉलिटिक्स। जो डिसाइफरिंग है ना, जो आप सोल्व कर रहे हो ना चीज़ों को, जो आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो पढ़ने के लिए इंडस स्क्रिप्ट को, वो ना उसको ना क्लाउड नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स, मतलब उसको पॉलिटिक्स के आड़ में नहीं छुपाना है, या फिर उसको एक पॉलिटिकल एंगल नहीं देना है। ये इसका सेंस है। देखते हैं आगे क्या लिखता है ये। द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट करा है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने, ऑफ ए 1 मिलियन प्राइज स्कीम फॉर डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करा है कि भाई $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा, जो भी कोई इसको डिसाइफर करेगा स्क्रिप्ट को, जो भी इस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा, बताएगा कि भाई क्या लिखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसको $1 मिलियन का प्राइज मिलेगा। सीम्स टू हैव रिवाइव्ड पॉपुलर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। और इससे क्या हो गया कि भाई रिवाइव हो गया, दोबारा से रिस्टोर हो गई हैं चीज़ें, दोबारा से शुरुआत हो गई है किस चीज़ की, एक पॉपुलर इंटरेस्ट की इन द सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा रोचक बातें हैं कि भाई पुरानी चीज़ों में क्या लिखा था, तो जिससे हम सोसाइटी को पुरानी या कल्चर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वो रिवाइव हो गया है। विच रिमेन्स अ पजल टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि अभी तक क्या बना हुआ था, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पजल बना हुआ है, हिस्टोरियंस के लिए पजल बना हुआ है, और लिंग्विस्ट जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं लिंग्विस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई वगैरह के बाद जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हिस्टोरियंस तो हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये तीन, तो इन सब के लिए, इन तीनों के लिए क्या बना हुआ है, ये पजल बना हुआ है। हिज इन्विटेशन फॉर फर्दर रिसर्च वॉज मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ द IVC डिस्कवरी। अच्छा, ये जो उसका इन्विटेशन आया ना कि भाई जो भी कोई सुलझाएगा, जो भी कोई डिसाइफर करेगा स्क्रिप्ट को, उसको इनाम दिया जाएगा, तो ये इन्विटेशन एक कब आया है फॉर फर्दर रिसर्च, आगे की जो रिसर्च होगी वो कब आया है, मेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेनरी सेलिब्रेशन। 100 साल पूरे हो गए इंडस IVC डिस्कवरी के। IVC है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो IVC डिस्कवरी के क्या हो गए हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं कि भाई 100 साल पहले हमने इसको ढूंढा था कि भाई एक हमारी सिविलाइजेशन थी, तो उसके 100 साल पूरे हुए हैं, तब इसने ये इन्विटेशन दिया है। विच वॉज पब्लिश्ड बाय देन चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो पब्लिश करी गई थी, ये जो डिस्कवरी हुई थी, ये कब पब्लिश करी गई थी, किसके द्वारा करी गई थी, ये करी गई थी चीफ ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका चीफ का नाम था जॉन मार्शल, है ना। तो इनके द्वारा सितंबर 1924 में इसको पब्लिश करा गया था। स्प्रेड अक्रॉस 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इन द टेरिटरीज ऑफ मॉडर्न डे इंडिया। ये जो सिविलाइजेशन है ना, IVC इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और मॉडर्न डे इंडिया, आज के इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान। देखो 3 जगह पर फैली हुई है, इंडिया में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज के समय पर फैली हुई थी ये 3000 से 1500 BC होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, जब क्राइस्ट ईसा मसीह आए थे उससे पहले का जो टाइम है उसको बोलते थे हैं BCE। तो 3000 से 1500 BCE के बीच में ये फैली हुई थी ब्रॉन्ज एज में, द IVC इसका नाम है। ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका एक दूसरा नाम भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन। वॉज रिगार्डेड एज कॉम्प्लेक्स एज द बेटर नोन सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। और ये किसके इक्विवेलेंट मानी जाती है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब कंटेम्प्रेरी रही है कि भाई जैसे मेसोपोटामिया है ना, इजिप्ट की सिविलाइजेशन है ना, और जो चाइना की, उसके बराबर इसको रिगार्ड करा जाता है, उसके समकक्ष ये हमारी सिविलाइजेशन रही है। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज एसेंशियली अर्बन। और ये क्या थी, ये अर्बन थी, ये शहरी सिविलाइजेशन थी। आज जो हम शहर देखते हैं, नहीं है कि भाई आज ही शहर बने हैं, उस समय पर भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन शहरी सिविलाइजेशन थी, शहर था वहाँ पर। इवन दो देयर हैज़ बीन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वैल्यू इन सपोर्ट ऑफ द IVC। काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं और मटेरियल होता है आर्कियोलॉजिकल वैल्यू में जो सपोर्ट करता है IVC को। द डिसाइफरमेंट ऑफ सील्स एंड टैबलेट्स हैज़ नॉट बीन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। लेकिन उसके बावजूद भी जो सील्स मिली है ना, जो टैबलेट्स मिले हैं, जो आर्टिकल्स मिले हैं वहाँ पर, वो उससे ना चीज़ें सुलझती नहीं है, समझ में नहीं आता कि भाई ये चीज़ें क्या हैं, क्यों थी ये, तो वो आज भी डिसाइफरमेंट उसका नहीं हो पाया है। अबाउट 20 ईयर्स एगो, लगभग 20 साल पहले क्या हुआ है, अ ग्रुप ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैड आर्ग्यूड दैट राइटिंग वॉज नॉट ए नेसेसिटी ऑफ एंशिएंट अर्बन सेटलमेंट्स। आज से 20 साल पहले वेस्टर्न स्कॉलर्स का ग्रुप है, वो क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कि उन्होंने आर्ग्यू करा था, क्या करा था कि भाई जो राइटिंग है ना, जो लेखन है, जो हम लिखते हैं, ये
पुरानी जो अर्बन सेटलमेंट्स है ना, उनकी नेसेसिटी, उनकी ज़रूरत नहीं थी। नॉट इवन दोज एज मैसिव एज दोज ऑफ द हड़प्पन, और हड़प्पा जो इतनी बड़ी एक सभ्यता है ना, उसकी तो बिल्कुल नहीं थी। एंड दैट अ हैंडफुल ऑफ अननोन सिम्बल्स, और जो इतने सारे अननोन सिम्बल्स मिल रहे हैं ना, कुड नो लॉन्गर बी क्लेम्ड एज एविडेंस ऑफ राइटिंग, और आप इनको राइटिंग का एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब बेसिकली ये वेस्ट वाले जो स्कॉलर्स हैं ना, ये हमको अनपढ़ बताना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम लेखन वगैरह में वो नहीं करते थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी हमको। अरे पागल थोड़ी हैं, एक ज़माने से हम लोग सभ्य लोग हैं, तो लेखन तो रहा है। आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही, वो एक बात अलग है। सिंस देन, तब से, देर हैज़ बीन एन एक्सचेंज ऑफ स्कॉलरली व्यूज़ फॉर एंड अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बीइंग अ हाईली लिटरेट सोसाइटी। और तब से क्या है, एक एक्सचेंज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरली व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब हमारे लिए भी आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट भी आ रहे हैं। किस चीज़ पर, कि भाई ये थ्योरी दी जा रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ना हाईली लिटरेट सोसाइटी थी। कुछ लोग इसके फेवर में, इसके लिए फॉर, इसके लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट विचार दे रहे हैं। इट इज़ अगेंस्ट दिस कंटेक्स्ट दैट मिस्टर स्टेलिन्स अनाउंसमेंट नीड्स टू बी सीन। और ये क्या है, इसी कंटेक्स्ट के अगेंस्ट है मिस्टर स्टेलिन जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका जो अनाउंसमेंट है उसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो अ स्कूल ऑफ थॉट दैट देयर वॉज अ स्क्रिप्ट विच वॉज फोटो द्रविडियन, नॉन आर्यन एंड प्री आर्यन। अच्छा, एक मान्यता ये भी है कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है ना, या तो ये प्रोटो द्रविडियन रही होगी, नॉन आर्यन रही होगी, या फिर प्री आर्यन रही होगी। दिस कुड बी अ रीज़न वाई अ सदर्न स्टेट तमिलनाडु हैज़ मेड द ऑफर। और यही वजह है कि साउदर्न स्टेट जो है, हमारे जो साउथ का स्टेट है तमिलनाडु, उसने ये ऑफर दिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर द्रविडियन कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा एंगल निकले जिससे कि पता लगे कि भाई ये द्रविडियन सभ्यता थी। तो इसीलिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने उनको ऑफर दिया है $1 मिलियन का। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड अ स्टडी ऑन इंडस साइंस एंड ग्राफिटी मार्क्स ऑफ तमिलनाडु एज अ पार्ट of a project of the documentation and the digitization of graffiti and Tamili inscribed posters of Tamil Nadu। देखो, तमिलनाडु ने क्या करा है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा है तमिलनाडु की, उसने सपोर्ट करा है कि भाई स्टडी को सपोर्ट करा है, जो इंडस के साइंस और ग्राफिटी मार्क्स है ना, उनको करा है कि भाई ये इनको पढ़ो, और इससे क्या हो जाए कि जो तमिलनाडु है ना, उसको प्रोजेक्ट करा जा सके कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटाइजेशन हो रहा है ना ग्राफिटी और तमिली का, तो उसको बताया जा सके कि भाई ये तमिल, इसका एंगल तमिल से है, मतलब कि भाई तमिल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इंस्क्राइब पोस्टर्स ऑफ तमिलनाडु, जो उसमें तमिलनाडु में पोस्टर्स मिलते हैं ना, जो टुकड़े मिलते हैं बर्तनों के टूटे हुए, इंस्क्राइब, जिन पर लिखा हुआ है कुछ, तो वो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्चर्स फेस सर्टेन चैलेंजेस वाइल रिजोल्विंग द इंडस रिडल। जो रिसर्चर्स हैं ना, जो खोज करने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं जब वो खोज इसको सोल्व करने निकलते हैं। इंडस की पहेली को जब वो सोल्व करने निकलते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देयर इज़ अ कंप्लेंट, वहाँ पर एक कंप्लेंट है, दैट द एंटायर डाटाबेस रिगार्डिंग द सील्स हैज़ नॉट येट बीन मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। वहाँ पर क्या कंप्लेंट है कि भाई ये जो जितना भी सारा डाटाबेस है ना, जितने भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सील्स के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो अभी तक ना पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं करी गई है, उसको छुपा कर रखा गया है। While allowing free access to these resources, central and state authorities should ensure that context for them is also provided। जब आप ये एक्सेस दोगे ना, इन सारे जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, आप जब भी इनको एक्सेस दोगे, तो सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज़ को क्या इंश्योर करना है कि भाई जो कंटेक्स्ट है ना, उसके बारे में बताए। आप कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, कोई सील, कोई आर्टिकल, कोई पोस्टर्स, कोई भी चीज़ अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उसका कंटेक्स्ट भी बताएं जितना आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना है कि भाई ये सील है, ये किस लिए थी, क्या यूज़ करने थे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी साथ में देनी चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली, स्टडीज़ शुड बी कैरिड आउट विदाउट एनी इंटरफेरेंस। और जो स्टडी हो रही है ना, ये बिना किसी इंटरफेरेंस के होनी चाहिए। इसमें कोई एंगल नहीं आना चाहिए, कोई पॉलिटिकल एंगल, कोई रिलीजियस एंगल, कुछ इस तरीके का नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल फेयर इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। द लाइकलीहुड ऑफ द proposed studies findings going against the established and particular narrative should not be allowed to cloud intellectual pursuit। वही कि भाई जो लाइकलीहुड कोई प्रपोजल वगैरह है ना जो स्टडी का, वो इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। कोई आपको पर्टिकुलर नैरेटिव सेट नहीं करना है, जिससे कि भाई जो इंटेलेक्चुअल परसूट है ना, जो हम फाइंडिंग्स करना चाह रहे हैं, उसको क्लाउड ना करें, उसको किसी की आड़ में दबाया ना जाए। पता लगे कि आप कोई चीज़ सामने आई, उसमें कुछ पता लगा और आप उसको पॉलिटिकल एंगल दे दो,
आप उसको धार्मिक एंगल दे दो कि भाई ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर चीज़ से जोड़ दिया, तो उसका जो रियल मीनिंग है ना, जो रॉ मीनिंग है, वो छुप जाएगा, इसलिए उसको बोल रहे हैं। देयर इज ऑल्सो स्कोप फॉर वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क अमंग साउथ एशियन कंट्रीज। और क्या है कि भाई एक बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड वर्क की ज़रूरत है, वहाँ पर एक काफ़ी अच्छा स्कोप है कि भाई जो हम ना कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें अमंग एशियन साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हम इन चारों देशों के साथ में मिलकर काम करें। किस चीज़ के लिए साथ मिलकर काम करें? टू अनरेवल, सुलझाने के लिए। किस चीज़ को? द मिस्ट्री को। ये जो गुत्थी बनी हुई है ना कि भाई चीज़ें कैसी थी, क्या थी, इसको सुलझाने के लिए हम दूसरी कंट्रीज़ का कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बट इफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आर परमिटेड टू एडवर्सली इम्पैक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सच स्टडी। लेकिन अगर जो पॉलिटिकल डिफरेंस है ना, अगर आपने उसको परमिशन दी कि भाई इसमें आप पॉलिटिकल एंगल ले आए या कुछ भी ले आए, कोई ऐसी चीज़ जो उसको इफेक्ट करेगी स्टडी को, तो वो बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट डालेगी किसी भी इस टाइप की स्टडी पर। द वर्ल्ड एंड द इंडिया, इंडिया पर भी और वर्ल्ड पर भी। तो ये इंडिया और वर्ल्ड को क्या होगा? विल बी मच द पुअर फॉर इट। इन दोनों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, जो असली चीज़ है वो सामने नहीं आ पाएगी अगर पॉलिटिकल एंगल या रिलीजियस एंगल उसको मिल जाता है तो। एमसीक्यू देखते हैं आज के। हु अनाउंस्ड आ $1 million प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। डिसाइफर होता है सोल्व करना, तो किसने करा है भाई? प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करा है, चीफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने नहीं करा है, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने नहीं करा है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इसको करा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हाट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन फॉर। इंडस वैली का दूसरा नाम मेसोपोटामिया तो दूसरी थी, हड़प्पन, हाँ ये हो सकता है, इजिप्टियन ये नहीं थी, चाइनीज तो अलग है, हड़प्पन सिविलाइजेशन यही इसका करेक्ट आंसर है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये कहाँ कहाँ पर है ये अभी पता चल जाएगा, अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। विच रीजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन टेरिटरी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। देखो अफगानिस्तान वो भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। कौन सा नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश एक अलग पार्ट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं आगे। द डिसाइफरमेंट ऑफ सील्स एंड टैबलेट्स हैज नॉट बीन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल। टेंस पूछ रहा है भाई, टेंस कौन सा है? टेंस का पता कहाँ से चलेगा? हमको पता चलेगा वर्ब से। हैज़ नॉट बीन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल, तो इससे सेंटेंस बता दो इसका क्या है। हैज़ है और उसके बाद बीन यूज हो रहा है, लेकिन आईएनजी नहीं आ रहा है, तो ये हो गया क्या? सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हाँ, अगर इसके बाद आईएनजी की वर्ब अगर आपको देखने को मिल जाती तो फिर ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आईएनजी नहीं है, केवल बीन, हैज़ और बीन लगा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है इजेंशियली का सेंटेंस के अंदर। द इंडस सिविलाइजेशन वॉज इजेंशियली अर्बन। इजेंशियली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मतलब थी, क्या थी? इजेंशियली अर्बन थी, तो थी। और कैसे थी? इजेंशियली थी, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्ब की, तो ये क्या हो गया? वर्ब की कौन देता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? एडवर्ब देता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चेंज द वॉइस चेंज करनी है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड $1 million प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट। देखो आप जब भी वॉइस चेंज करते हो ना, वर्ब को पकड़ो, उसी से सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। हैज़ अनाउंस्ड, पता चल गया कि भाई सेंटेंस किस चीज़ में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? हैज़ को हैज़ ही रहने देते हैं, बीन लगाएंगे और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखो इज डिसाइफर्ड कोई मतलब नहीं उठता, इज अनाउंसिंग कोई मतलब नहीं उठता। आगे अब व्हेन डिसाइफरिंग द स्क्रिप्ट वॉज अनाउंस कोई मतलब नहीं उठता। पहला देखो आप, $1 million प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस स्क्रिप्ट, हैज़ आ गया, बीन आ गया और थर्ड फॉर्म आ गई, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। तो हैज़ और बीन और प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। बहुत इजी होता है। वॉइस की मैं एक अलग से सीरीज लेकर आऊँगा, वहाँ पर आपको सारा कुछ अलग से समझा दूंगा मैं। चलिए आपके एमसीक्यूज तो कंप्लीट हो गए हैं, वोकैब की प्रैक्टिस कर लेते हैं। डिसाइफर का मीनिंग पूछ रहा है भाई, डिसाइफर का मतलब क्या होता है? डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज़ को सोल्व करना, कंफ्यूज करना नहीं है, इरेज करना भी नहीं है, कंफ्यूज फर्दर कंफ्यूज करना भी नहीं है, डिकोड करना है किसी चीज़ को जिससे कि सेंस निकले। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्लाउडेड का सिनोनिम पूछ रहा है भाई, क्लाउडेड का क्या मतलब होता है? क्लाउडेड का मतलब होता है छिपना, छिपा होना, अनक्लियर हो जाना कोई चीज़। क्लियर तो नहीं है,
ट्रांसपेरेंट है तो वो साफ दिखाई देगी, वो भी नहीं है। ऑब्वियस भी नहीं है। ऑब्सक्योर्ड हो गया, छिपा हुआ है, धुंधला है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिवाइव, रिवाइव का मतलब पूछ रहा है भाई, रिवाइव का मतलब क्या होता है? रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनर्जीवन देना, दोबारा से रिस्टोर करना किसी चीज़ को। मार देना, किल करना नहीं, कंफ्यूज कर देना नहीं, डिस्ट्रॉय करना भी नहीं है। टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, लाइफ में दोबारा से किसी चीज़ को वापस लाना, रिवाइव करना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेंटेनरी का मतलब पूछ रहा है भाई 100 साल की एक, जो अगर कोई किसी चीज़ को 100 साल हो गए उसको बोलते हैं भाई सेंटेनरी है ये। 50वीं तो है नहीं, 25वीं भी नहीं है, 10वीं भी नहीं है, 100th है, 100वीं एनिवर्सरी है किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं सेंटेनरी। सेंटे, सेंटे देखो सेंटे आ रहा है ना, सेंचुरी भी इसी से बनता है, सेंचुरी या फिर सेंटेनरी। तो यही इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 100th एनिवर्सरी। आगे सिनोनिम पूछा है मैसिव का। मैसिव का मतलब होता है भाई बड़ा, ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है। स्मॉल तो है नहीं, माइन्यूट भी छोटा होता है, टाइनी भी छोटा होता है, तीनों छोटे हैं, ये इसके हो गए एंटोनियम। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाइगेंटिक, जाइगेंटिक होता है बड़ा, ह्यूज, कोलोसल। अगला वर्ड है ग्राफिटी का मतलब पूछ रहा है भाई ग्राफिटी क्या होता है? एक टाइप का म्यूजिक तो नहीं होता, पेंटिंग स्टाइल भी नहीं होता और फॉर्मल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। पब्लिक राइटिंग या ड्राइंग है, दीवारों पर लिखा है, तो ये उसका करेक्ट आंसर है ए। पब्लिक राइटिंग और ड्राइंग को बोलते हैं ग्राफिटी। सिनोनिम पूछ लिया इंस्क्राइब का। इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखना, खुदवाना, है ना, किसी भी चीज़ पर, पत्थर पर, दीवार पर, पेड़ पर लिखवाने को बोलते हैं इंस्क्राइब। इरेज करना, मिटाना तो है नहीं, डिलीट करना भी नहीं है और रिमूव करना भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट करना या फिर कर्व करना, खुदवाना, लिखवाना। बी ऑप्शन करेक्ट। पोस्टर्स, पोस्टर्स क्या होते हैं भाई? पोस्टर्स होते हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, पोट होता है मिट्टी का बर्तन, और पोस्टर्स होते हैं मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े। होल पोइट्री तो है नहीं, अनयूज पोइट्री भी नहीं है, अनयूज होगी तो फिर वो टूटी कैसे। डेकोरेटिव पोइट्री भी नहीं है, फ्रेगमेंट है, ब्रोकन पोइट्री के पार्ट्स हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रिडल, रिडल का मतलब पूछता है भाई क्या होता है रिडल? रिडल होती है एक पहेली, जो पुराने ज़माने में दादा वगैरह पूछा करते थे। रिडल इसका देखते हैं भाई, एक क्लियर क्वेश्चन तो नहीं होता, ये तो घुमा फिरा कर पूछा जाता है। सॉल्यूशन भी नहीं होता, सॉल्यूशन तो रिडल का किसी को पता ही नहीं होता, पूछने वाले दादा को पता होता था बस, बाकी तो सारे बुद्धू लोग कहलाते थे हम लोग। तो एक सिंपल टास्क को बोलते हैं क्या रिडल? नहीं भाई, एक पजल है या एक मिस्ट्री है, यही इसका करेक्ट आंसर है, बी। डोमेन, डोमेन का मतलब पूछा है। डोमेन का मतलब होता है कोई एक एरिया, कोई एक एरिया होता है किसी भी फील्ड को, उसको बोल देते हैं डोमेन। अब प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट तो नहीं है, फिजिकल लोकेशन को डोमेन बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखते हैं क्या होता है। अ टाइप ऑफ एनिमल, एनिमल थोड़ी है। एक टेरिटरी है नॉलेज या एक्टिविटी की, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए। मीनिंग, लाइकलीहुड की मीनिंग बताओ भाई। लाइकलीहुड का क्या मतलब होता है? लाइकलीहुड का मतलब होता है कि कोई चीज़ होने को है, हो जाएगी, उसकी पॉसिबिलिटी है। द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, हाँ हो सकता है। इम्पॉसिबिलिटी तो नहीं है, एक डेफिनेट आउटकम भी नहीं है और एक रैंडम इवेंट भी नहीं है, इसका भी नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट है। द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग, किसी चीज़ के होने का चांस है, उसको बोलते हैं लाइकलीहुड है। अनरावल, अनरावल का मतलब होता है भाई सोल्व कर देना किसी चीज़ को, है ना, अनरावल करना या फिर डिसाइफर करना, डिसाइफर भी, DECIPHER, डिसाइफर। कंफ्यूज करना, सोल्व करना या फिर कॉम्प्लिकेट करना, क्रिएट करना एक प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बनाने को नहीं बोलते, सोल्व करने को बोलते हैं। कंफ्यूज करने को नहीं बोलते, कॉम्प्लिकेट करने को नहीं बोलते। टू सोल्व और अनटेंगल, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है भाई मिस्ट्री की, बता दो सिनोनिम। मिस्ट्री क्या होता है? मिस्ट्री होती है एक रहस्य, एक गुत्थी, सॉल्यूशन नहीं होता, आंसर नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती, रिडल, पहेली, उसी को बोलते हैं मिस्ट्री। तो देखा आपने, आपको सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के बाद इसी क्लास में याद हो गए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।